वेलकम टीचर्स। चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि किसी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है विक्रम विजय सर क्लासेस यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं @PGT Commerce 2020 विक्रम सिंघल के नाम से। हमने जैसे कि अपनी लास्ट क्लास में, जो हमारी पहली क्लास थी, क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था पॉइंट रिगार्डिंग टू नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके थे। मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या होता है, इसके अंदर हमने दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि प्रोसेस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है। और हमने बात की थी कि जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम मिनिमम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं तो हम डूइंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम के बारे में बात करते हैं, और अटेंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑन राइट टाइम के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी वेरियस काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज ऑल परवेसिव, वेयर परवेसिव का मतलब हमने बात किया था यूनिवर्सल से। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट मींस इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स विद द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, और द वाइंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। मैनेजमेंट जो हमने बात की थी, इट इज ए डायनेमिक फंक्शन, चेंजेबल फंक्शन, फ्लेक्सिबल फंक्शन है। एज पर द रिक्वायरमेंट्स वी कैन मेक द चेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। उसके बाद हमने बात की थी कि ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब था कि हम इसको केवल फील कर सकते हैं बाय द एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, it is doing all the tasks in a very good manner, orderliness is there, then we can say that the management is a intangible force. फिर हमने बात की थी मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेसिड कंसेप्ट, जिसमें हमने बात की थी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। तो हम तीन प्रकार से मैनेजमेंट जो है, ना केवल वर्क का, ना केवल ऑपरेशंस का, ना केवल पीपल्स का, यानी कि ना मैनेजमेंट केवल लोगों को ही मैनेज करना मैनेजमेंट नहीं होता, इसके साथ साथ हम काम और ऑपरेशंस को भी मैनेज करके चलते हैं। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, हमने बात की थी कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप का मतलब होता है कि एक सिंगल व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता, और इसमें जो है जितने भी सिंगल इंडिविजुअल लोग काम करने वाले होते हैं उनको हम पार्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन में लोग काम करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, और इसी के बेस पर हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और हमने बात की थी कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें हम पहला ऑब्जेक्टिव बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें हमने तीन पॉइंट डिस्कस किए थे। तीन पॉइंट थे हमारे जीपीएस ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। और फिर हमने बात की थी सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में, जहां पर हम सोसाइटी वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। और तीसरा हमने बात किया था बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम लोगों ने बेसिकली जो एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, पर्सनल नीड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें डिस्कस करना था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए पहले पॉइंट से हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एज यू नो दैट एफिशिएंसी स्टैंडिंग फॉर द रिड्यूसिंग कॉस्ट और डूइंग द और गेटिंग द ऑब्जेक्टिव एट द मिनिमम कॉस्ट। तो एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है लागतों को कम करना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना थ्रू द बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कैसे किया जा सकता है मैनेजमेंट के अंदर, जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनको हम उनके लिए बेटर प्लानिंग करें, बेटर ऑर्गेनाइजिंग करें, बेटर डायरेक्टिंग करें, बेटर कंट्रोलिंग करें। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि मैनेजमेंट जो है वो मदद करता है सोसाइटी को डेवलप करने में, सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने में, बाय प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, creating employment opportunities and adopting a new technologies for the organizations. Thereafter हम बात करें इंपॉर्टेंस में, तो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। कैसे? बाय गिविंग ए कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स, इसलिए हम इसको ग्रुप एक्टिविटी भी बोल देते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट।
जितना भी हमारा बदलता इन्वायरमेंट है उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं, उनको मैनेजमेंट हेल्प करता है अडॉप्ट करने में, उनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, सर्वाइव करने में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और मैनेजमेंट साथ साथ क्या करता है, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी अचीव करने में हमारी ये मदद करता है। सो बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग इन सच अ वे दैट बोथ पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अकम्प्लिश्ड ऑन टाइम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास बेसिकली क्या आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, या ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां तक हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेचर एंड मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है आगे। चलिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। साइंस इज ए सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that explain certain journal truths or operations of the journal laws। साइंस बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा भी है 9th क्लासेस के अंदर, साइंस का मतलब होता है कि एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके आधार पर हम कुछ जनरल ट्रूथ्स बताते हैं, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है, साइंस है। एंड द रिजल्ट्स ऑफ दीज आर नॉट टू बी चेंज इन एनी ऑफ द कंडीशन, किसी भी कंडीशन में इनके रिजल्ट्स बदलेंगे नहीं। सूरज का आप कहीं चले जाएं, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूर्व से ही निकलता है, पश्चिम में ही अस्त होता है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगी ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस ऑल मीन्स दैट इज मैनेजमेंट इज वर्किंग एज ए साइंस, आर्ट एंड ए प्रोफेशन। में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कि साइंस है। नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट क्या होती है, आर्ट का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को स्किलफुल तरीके से और पर्सनलाइज अप्लाइड करना, किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको स्किलफुल तरीके से और पर्सनल वे में उसको क्या करना, अप्लाई करना, किसके लिए, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, आर्ट कहेंगे। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। इसको हम प्राप्त कर सकते हैं किसके आधार पर, स्टडी करके, ऑब्जर्वेशंस करके और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। जैसे कि मान लीजिए एक ड्राइंग बनाने वाला व्यक्ति है, अगर ड्राइंग बनाने वाले व्यक्ति को थ्योरेटिकल नॉलेज हो, ये पता है कि ड्राइंग होती कैसे है, कैसे बनाई जाती है, लेकिन उसने कभी प्रैक्टिस ना किया हो तो उस चीज को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो उसी चीज को एक आर्टिस्टिक वे में यदि वो इम्प्लीमेंट कर पाया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन करके वो उस चीज को अप्लाई कर सकता है, तो क्या बन जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज से आर्ट बन जाती है। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज को एक आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, किन के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, वर्क्स के ऊपर, थिंग्स के ऊपर। और साइंस क्यों माना जाता है, साइंस इसको इसलिए कहा जाता है, हालांकि क्योंकि इसके अंदर भी इसके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, however managers can work better if the practice is based on the principle of management। these principles constitute the science of management, और यही वो प्रिंसिपल है जो इसको साइंस बनाते हैं। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट and a science are therefore not mutually exclusively but complementary to each other। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, एक दूसरे के पूरक है। मैनेजमेंट एज ए साइंस, अगर हम बात करें कि भाई मैनेजमेंट को हम एज ए साइंस डिफाइन करने के लिए भाई क्या चीजें चाहिए, तो हमें ध्यान रखना है कि हम ये समझें कि साइंस क्या होती है, हम ये समझें कि मैनेजमेंट क्या होती है, और फिर उनकी कुछ फीचर्स हैं साइंस की, उन साइंस के फीचर्स को ये चेक करें whether they are existing in the management or not। फॉर एग्जाम्पल सिस्टमलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में हमें सिस्टमलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही मैनेजमेंट को भी सीखने के लिए हमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। लाइक साइंस, management is a systematic body of knowledge with its own theories and principles that have been developed over a period of time। So this feature of the science is present in the management and it helps to make it as a science। Second है principle based on observation and experimentations। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या है, डिराइव्ड किए गए हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। हाउएवर since management deals with the human beings,
The outcome of these experiments are not capable of being accurately predicted, so the features of science is not fully present in the management. इसलिए हम ये भी कहते हैं कि साइंस की ये जो फीचर है ना, ये कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होती। क्यों प्रेजेंट नहीं होती? क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल तो क्या है, नेचुरली है, दे आर to be applied in each and every condition, to be applied in each and every condition, the results will be the same, but the principles of management cannot be applied in each and every condition. If they are to be applied, the result may be differ. हो सकता है कि एक मैनेजर किसी चीज को किसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर सकता है, दूसरा मैनेजर उसी चीज को दूसरे तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर सकता है। तो ये फुली प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट तो है लेकिन फुली प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसको ये प्योर साइंस बनाने से रोकती है। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है। Universal validity. Principle of management, like principles of pure science, provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situations. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जैसे प्योर साइंस है, उसी तरह उसके भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं और सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। However, since the principle of management are have to be modified according to the given situation, therefore the application and use is not universal, so the feature of science is not fully present in the management, इसलिए ये फीचर भी fully present नहीं है। तो इसी के ब्याह पर हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इज ए साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस तो है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। कैसे है ये आर्ट, चलिए देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट के बारे में। मैंने बताया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, इसकी कुछ फीचर्स हमें चेक करनी होंगी कि आर्ट की जो फीचर है वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती है। पहली फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये हमने साइंस में भी पढ़ा, ये एग्जिस्ट करती है मैनेजमेंट में, इसी के ब्याह हम कहते हैं कि एक आर्ट है। एज इन द आर्ट इन मैनेजमेंट टू देयर इज अ लॉट्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन द वेरियस एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट which the managers has to be specialized in, जिसमें कि मैनेजमेंट को क्या है, स्पेशलाइज होने की जरूरत होती है। वो सारी नॉलेज कहाँ से मिलती है, लिटरेचर से मिलती है, इसलिए मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर पाई जाती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अब जो नॉलेज उसके पास है क्या उसको पर्सनलाइज कर सकता है, क्या उसको अप्लाई कर सकता है। लाइक इन एनी आर्ट इन मैनेजमेंट टू ए मैनेजर applies his acquired knowledge in a personalized and unique manner. This gives rise to different styles of management. So जो है पार्टिकुलरली हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति या जो कोई मैनेजर है उसमें जो थ्योरेटिकल नॉलेज वो एक्वायर करता है थ्रू द लिटरेचर से, उसको यदि वो पर्सनलाइज मैनर में यूनिक मैनर में अप्लाई कर सकता है तो उस ब्याह पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तीसरा पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन creativity. Management satisfies this criteria as manager gains experiences through regular practices and becomes more effective. Yes, ये जो मैनेजमेंट है उसको हम कह सकते हैं कि वो आर्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपने गेन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, रेगुलर प्रैक्टिसेस के बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है और मैक्सिमम उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाता है। So all the three features are to be available in the management. That's why it is called as a art. In short, we can say that management is an art as well as a science also, but it is not an exact science. Now next is management as a profession. क्या management एक profession है? क्या management एक व्यवसाय है? आइए देखते हैं। Management is a profession, but not a full-fledged profession like legal, accounting, or medical professions, because it does not meet the exact criteria of a profession. Now, what is the criteria of profession? There are some features of the profession which we have to be studied in the context of management also. If these are existing in the management, we will say that it is a full-fledged profession. If these are not present in the management, we will say that it is not a full-fledged management. तो फर्स्ट वन पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में यदि बात करें तो ये मैनेजमेंट में भी होता है और प्रोफेशन में भी होता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये फीचर जो है प्रोफेशन की वो मैनेजमेंट में पाई जाती है। बट व्हाट अबाउट अदर फीचर्स, चलिए अगली फीचर देखते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसका मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए जैसे हमें कोई पार्टिकुलर टेस्ट पास आउट करना होता है ना सॉरी, वैसे ही मैनेजमेंट को प्रोफेशन बनाने के लिए जरूरी है
कि उसका भी एक पार्टिकुलरली टेस्ट हो। तो द एंट्री टू द अबव stated profession is restricted through a prescribed qualification, but there is no restriction on any being appointed as a manager in any business enterprise. So presently this feature of profession is not present in the management, क्योंकि मैनेजर जनरली जो है उनको जरूरत नहीं है, अगर वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने कहीं काम करके एज ए मैनेजर का एक्सपीरियंस लिया है, तो वो चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए सक्षम है, और उनको अपॉइंट करने के लिए हमें कोई पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि फ्यूचर में इसको एज ए फुल फ्लेज प्रोफेशन के तौर पर हम देखना चाहते हैं, तो ये फीचर धीरे धीरे इसमें से खत्म होती जा रही है, और अलग अलग तरह के एसोसिएशन एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं जो पार्टिकुलरली मैनेजमेंट की डिग्री देने के लिए पहले टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। Legal or medical professionals are affiliated to a professional association like Bar Council and Medical Council, and which regulates entry, grants certificate of the practice, and formulate and enforces a code of conduct. There are several associations of the practicing managers in India, like the AIMA, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for managers to be a member of such a association. Yes, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इनको तो क्या होता है कि इनको पार्टिकुलरली एक काउंसिल का मेंबर होना कंपलसरी होता है, लेकिन मैनेजर के लिए किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। तो प्रेजेंटली जो ये फीचर है, ये भी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की जो प्रोफेशन की जो फीचर है वो मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब लीगल है या मेडिकल प्रोफेशंस हैं, उन सभी के कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं which guides the behavior of its members. AIMA has devised a code of conduct for Indian managers, but there is no statutory backing for this code. So presently this feature of profession is not present in the management, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, दे आर ओनली वर्किंग फॉर द अर्निंग प्रॉफिट्स। जिसके आधार पर हम नेक्स्ट फीचर को भी डिस्कस कर सकते हैं, सर्विस मोटिव। The motive of legal and medical profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed services in view of some fees. And the basic purpose of management is to help the organization achieving its goals by providing good quality products at a reasonable prices, thereby servicing the society is being increasingly recognized nowadays. But so presently, this feature of profession is not fully present in the management. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना होता है, जबकि डॉक्टर्स का, वकील का पेशा जो होता है वो क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, बदले में एक नॉमिनल फीस वो चार्ज करते हैं। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट की जो प्रोफेशन की है वो मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी विल से दैट मैनेजमेंट इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नाउअडेज, बट इट कैन बी इन द फ्यूचर। यू कैन से दैट इट इज एट इन्फेंट्री स्टेज, ये अपनी प्रारंभिक चरण पर है, इन फैंसी स्टेज, इन्फेंट है एक प्रकार का, नव जो जिसका जो बच्चा भी अभी जिसका जन्म हुआ है, उस तरीके से हम प्रोफेशन मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन के तौर पे काउंट करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन? Coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of a common goal. Coordination एक जो है ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर्स को के जो एफर्ट्स हैं उनको यूनिफाइड करता है, उनको क्या करता है, टाई करता है, बांधता है, किस पर्पज के लिए, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को उनको अचीव करने के लिए। सो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच गिव द क्लियर पिक्चर अबाउट द कोऑर्डिनेशन कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि इट इज ए प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप्स efforts among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of the common purposes। जहां पर एक पार्टिकुलरली जो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ऐसा ऑर्डरली पैटर्न तैयार करता है जिसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को आसानी से प्राप्त किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves। कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से बैलेंस क्रिएट करता है, दोनों जो अलग अलग टीम्स होती है उनके बीच में एक
कड़ी का काम करता है, लिंकेज का काम करता है, ताकि वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से अलोकेट कर सके और उसको कंप्लीट कर सके ऑन टाइम। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक orderly synchronizations है of the efforts of subordinates to provide proper amount, timing and quality of executions towards the achievement of a common goal। किसी गोल को, कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, इस प्रकार के का जो एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करने के लिए एक प्रकार से ये सिस्टमेटिक साइक्रोनाइजेशन करता है, यूनिफाइंग करता है उन एफर्ट्स को एम्प्लॉइज के जो कि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। The primary reason for coordination is that departments and individuals in the organization are interdependent। जो प्राइमरी रीजन है कोऑर्डिनेशन का वो क्या है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव activities। Thus, managers need to reconcile differences in approach, timing and efforts of the interest। तो जरूरी है कि जो मैनेजर है वो अगर किसी प्रकार की अप्रोच है, कोई टाइमिंग है, कोई एफर्ट है, कोई इंटरेस्ट है, उनमें कोई बदलाव अगर उनके अंदर है तो उनको वो रिकाउंसिल करे और वो जो है पार्टिकुलरली एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करे। कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड। कोऑर्डिनेशन क्या है? कि कॉमन थ्रेड है दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज ए पर्पज एज परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक धागे की तरह काम करता है जिसने बाकी जितने भी डिपार्टमेंट उनको आपस में एक माला की तरह रोके रखा हुआ है। it is through the process of coordination that a manager ensure that orderly arrangement of individuals and group efforts to ensure unity of action in the realization of a common objective। particularly ये एक प्रकार का क्या है? एक orderly arrangement of individual and group efforts है, क्योंकि उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दी गई है, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बताया गया है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो आपस में मिलकर काम करते हैं थ्रू द कोऑर्डिनेशन ओनली। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स द requested amount, quality, timing, sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with a minimum of conflict। कम से कम conflict के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर क्वालिटी के साथ, प्रॉपर सीक्वेंस में लोग जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके, ऐसा कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंश्योर कराता है, डिसाइड कराता है। नेक्स्ट है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स group efforts by unifying diverse interests, thereby giving them a common focus to ensure that the performance is according to the plans or not। कोऑर्डिनेशन की फीचर्स के बारे में बात करें, नेचर के बारे में बात करें, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब इनको एक साथ लेकर आता है, जिनको ग्रुप एफर्ट्स को, किनके ग्रुप एफर्ट्स को? तो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज होते हैं जो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन by acting a binding force के तौर पर ये काम करता है between the departments and ensuring that all the actions is aimed at achieving the goals of the organizations। जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो एम है, उनमें उन एम को प्राप्त करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन सब को एक जो ना बाइंडिंग फोर्स की तरह, मतलब एक फेविकोल के जोड़ की तरह आपस में जोड़ कर रखता है, बांध के रखता है, ताकि वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव कर सकें। इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो कोऑर्डिनेशन है उसको हम एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं मानते, बल्कि एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मानते हैं। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझें कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, तो हम देख सकते हैं जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करती है? प्लान बनाती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड। और इसी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम डेवलप करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं, उसमें एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग जो है वो इन प्लान्स को क्या करवाती है? एग्जीक्यूट कराती है, एक्शंस में लेकर आती है। कंट्रोलिंग करेक्ट्स द डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। और कंट्रोलिंग का काम होता है जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उनके बीच में गैप निकालना। जैसे लाइक ए थ्रेड इन द गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज ए पार्ट ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। जैसे कि एक माला के अंदर, हार के अंदर एक धागा काम करता है, वैसे कोऑर्डिनेशन जितने भी मैनेजर फंक्शंस होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं, उनके आपस में
बांधे रखने का काम करता है। इट इज ए परवेसिव फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, एक यूनिवर्सल फंक्शन है, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल फंक्शन है। एज इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, coordination is required at all levels of management due to interdependent nature of activities of the various departments. In the absence of coordination, there is overlapping and cause instead of harmony and integration of the activities. ये एक ऐसा फंक्शन है जो यूनिवर्सली अप्लाई होता है तीनों प्रकार के लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, ऑल डिपार्टमेंट्स पर, ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस पर। ये मतलब पार्टिकुलरली क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करता है। अगर कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब्सेंस है, तो वहां पर हमें हमारी जो समस्याएं बढ़ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, हार्मनी जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी टाइम वेस्टेज होता है, मनी वेस्टेज होता है और रिसोर्सेज भी वेस्टेज होते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये सभी मैनेजर्स की क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट आ जाए, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाए, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाए। Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies are duly carried out. And thereafter, middle level management क्या करता है? Middle level management coordinate with both the top level management and first line managers. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स उनके साथ में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ फर्स्ट लाइन मैनेजर का मतलब है लोअर लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट्स। ऑपरेशनल लेवल management coordinates the activities of workers and ensure that work process according to the plans or not, और ये इंश्योर करता है कि काम जो है एज पर द प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार का डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट का मतलब होता है जो जानबूझकर किया जाता है। एज एवरी मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स इन ए कॉन्शियस and deliberate manner. Cooperation is the absence of coordination. Cooperation क्या है? Absence of coordination है। May lead to wasted efforts and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. तो कई बार हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछ जाता है cooperation और coordination में क्या डिफरेंस है। तो cooperation coordination के absence में, in the absence of coordination हम cooperation को फॉलो करते हैं, और जो coordination है वो विदाउट cooperation क्या है, एक प्रकार का हम एम्प्लॉयज के बीच में डिससेटिस्फेक्शन होता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स इन फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इट हेल्प्स इन द स्पेशलाइजेशन टू द एम्प्लॉइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन grows in size, numbers of people in organization also increases, then coordination is needed to integrate their efforts and their activities. तो जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, जितने भी डिफरेंट एफर्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, वो उनको प्रॉपरली क्या कर सके, जो है ना इंटीग्रेट कर सके। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। in an organization there are different departments of production or marketing or finance, etc. All departments have their own objectives, policies, strategies, etc. There may arise conflict among them, जिनके कारण उनके बीच में क्या हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। इट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस, F4 फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मान लीजिए फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ये सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो इनके बीच में इनकी जैसे क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है इन सभी को यूनिटी ऑफ एक्शन के आधार पर एक साथ बांधने में, एक साथ लेकर आने में, एक साथ वर्किंग करने में, जिससे कि हम डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। In modern organization, there is a high degree of specialization is required. An organization therefore employs a number of specialists. They do not take the advice or the suggestions from the others. Coordination is needed to be reconciled the differences in approach, interest, and opinion of the specialist. So these are the need and importance of the coordination. And here our chapter is to be finished. ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, यूनिट 1 खत्म होती है हमारी, जिसमें हमने बेसिकली नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर के नोट्स को जो है ना अच्छे तरीके से बनाएं, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी नोन है उनको भी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करने में मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच। हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इसका इवनिंग में आज हम एक छोटा सा क्विज रखेंगे, तो गेट रेडी। इन नोट्स को आप ध्यान से पढ़ें, समझें
और जो है इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप इसके पीडीएफ को लेकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं या वीडियोज को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। टिल दैट, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं इवनिंग में एक छोटे से क्विज के साथ।